जय हिंद साथियों, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसके अंदर आपके लिए सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस एंड डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ में। कल आपको पहला इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है वो आपको मैंने दे दिया है, वो आप देख लीजिएगा एंड वो प्रयास करिएगा कि आपके 10 में से 10 आ रहे हैं या फिर 10 में से 6 हैं। जितना भी स्कोर है आप कमेंट करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है यूपी पुलिस री एग्जाम। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे एंड यार जितना आपने प्यार और सपोर्ट दिया ना, सच में वो सबके लिए रियली बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, आपको मुझे स्कोर भी बताना है लास्ट में आपका स्कोर कितना बना है। ये देखिएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी न्याय पंचायतें हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया है कि न्याय पंचायतें जो यूपी के अंदर है वो कितनी है। तो कुछ डाटा है जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा अगर पेपर में आप चाहते हैं वर्दी लेना। ठीक है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो न्याय पंचायत हैं, देखिएगा न्याय पंचायतें, इनको आप याद रखिएगा। तो न्याय पंचायत कितनी हमारे यूपी के अंदर है, वो है 8135। कितना है जी, 8135। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ चीजें और भी आपको डाटा याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या क्या याद करना पड़ेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि यूपी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, नोट करते जाइएगा कि विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा के लिए 403 सीट निकलती हैं यूपी से। बाकी आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद की कितनी सीट हैं यूपी से, तो वो हैं आपकी 100। अगर पूछा जाए कि यूपी से लोकसभा की कितनी सीटें निकलती हैं, तो लोकसभा की निकलती हैं 80। और बाकी पूछा जाएगा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें जो निकलती हैं यूपी से, तो वो निकलती हैं 31। ये डाटा आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं जी, याद करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। एक और चीज़ें यहाँ पर नोट कर लेनी है कि यूपी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75 में। अगर आपसे यूपी के अंदर मंडल की संख्या पूछ ली जाए तो मंडल कितने हैं, 18। और बाकी अगर आपसे संभाग पूछ लिए जाए, क्या पूछ लिए जाए, संभाग पूछ लिए जाए, तो वो हैं 4। क्या है, 4। तो ये 3-4 डाटा हैं जो आपको याद रखने होंगे। इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। आगे देखिएगा, आगे बड़े जबरदस्त सवाल है कि देखिएगा, पूछा गया है कि राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो कारक वाले सवाल, ये हिंदी का सवाल है जिसको आपको पता होना चाहिए। बीच में कैमरा ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, दिक्कत ये होता है। देखिए, चलो उसे सही करवा लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप नोट करते जाएगा। पहला है, आपको पता होगा कि कारक है कर्ता, इसके साथ विभक्ति लगती है ने। ठीक है, इसे परसर्ग भी बोलते हैं, कर्ता ने। और आगे देखिएगा, कर्म को, ठीक है, तीसरा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, ये आपको याद रखना है, तभी आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है। संप्रदान के लिए अपादान का मतलब होता है से अलग होकर के, कोई चीज अलग हो रही है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, संबंध क्या होता है, काकी के रारी रे, काकी के रारी रे, संबंध। अधिकरण होता है मैं या फिर पे या फिर पर। ठीक है, और उसके बाद में संबोधन होता है, और ये होता है हे, अरे और हो। याद हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखिएगा 4, 5, और ये हो जाएगा आपका 6, ये 7, और ये हो जाएगा 8। तो इन सबको आपको याद रखना है। कारक कितने हैं, 8 हैं, और 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे याद हो जाएंगे। अब देखिएगा, राम का, यहाँ पर जो ये देखिएगा का शब्द आ रहा है ना, का यहाँ पर कहाँ पर है बताओ, का है। देखिए, जो भी यहाँ पर संबंध है उसमें आ रहा है का की केर। तो जहाँ पर भी का आया तो आपने पहचान लिया इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक है, तो ये वाला हो जाएगा। अपादान के लिए कौन सा होता है व्यक्ति बताइएगा, अपादान के लिए होता है अलग होकर के। ठीक है, से अलग होकर के, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है वो वाला चीज। ठीक है, संप्रदान का मतलब होता है के लिए, क्या होता है, किसी के लिए कोई चीज आप दे रहे हैं तो वो संप्रदान। अधिकरण होता है मैं पे पर। ठीक है, मैं पे पर। चलिए, ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, पूरा डाउट है खत्म हो गया होगा। अब देखिएगा, चौथा नंबर सवाल है। कोई भी सवाल जो है भाई वो रहना नहीं चाहिए, मतलब मेरा ये प्रयास है कि कोई भी सवाल जो है, जितना भी आपके क्वेश्चंस पेपर में बन रहा है, कोई भी सवाल रहना नहीं चाहिए। अब देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया था, जो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, एंड इसके साथ में जो चीज़ें हैं ज़रूरी हैं उनको आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा, आपको पता होगा कि आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि देखिएगा यूपी आप नोट कर दीजिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का, ठीक है,
उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बताइएगा, 240,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर ये है, ठीक है, 240,928 ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, आपको ये याद रखना है। अब ये जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारतवर्ष का कितना है, वो है आपका 7.33%। कितना है? ये जो है वो इंडिया का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 240,928 वर्ग किलोमीटर जो है वो कितना निकलता है, 7.33% है। तो ये बार बार पूछा गया सवाल है, इसको आप याद रखिएगा, 7.33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 7.33 हो जाएगा। बाकी चीज़ें और भी हैं जिनको आपको हल्का हल्का याद करना है। देखो क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ क्योंकि चीज़ें मैं आपको और बताने वाला हूँ। अब देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यूपी के, अगर मैं यूपी को इस तरह से जो है बता देता हूँ, अब यूपी को मैंने इस तरह से बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है वो क्या है बताओ, पूछा जाता है ये सवाल, वो हो जाएगा बलिया जो बिहार से टच होता है। इधर आपका कौन सा हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा शामली। क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। और इधर कौन सा हो जाएगा? इधर हो जाएगा सहारनपुर। क्या हो जाएगा जी? सहारनपुर। और साउथ में क्या हो जाएगा? साउथ में हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा जी? सोनभद्र, जो कि बॉक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है? ठीक है, बॉक्साइड, मतलब सोनभद्र एक खनिज संपदा जो है वो जिला है जिसके अंदर बॉक्साइड बहुत ज़्यादा मिलता है। याद हो जाएगा। अच्छा, सोनभद्र के बारे में 2-3 चीज़ें जान लीजिएगा जो पेपर में आती हैं, ठीक है। मतलब भारत के अंदर एकमात्र जिला है जो यूपी का, वो भी जिला है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। जैसे यूपी का आपने मैप देख लिया होगा, ये ऐसे 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 जाता है, तो यहाँ पर पड़ता है सोनभद्र। ये क्या करता है? ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। बिहार हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा और ये हो जाएगा एमपी। तो ये देखो 4 राज्यों से जो है वो सीमा साझा करता है। याद हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद में कुछ चीज़ें और भी हैं, अभी जो है वो मामला खत्म नहीं हुआ है, चीज़ों को आप समझते जाइएगा। अभी आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश से अलग अलग राज्य हैं, कितने राज्य हैं और उनकी बाउंड्री शेयर होती है, कितने से कितने जिले मिलते हैं, सारी चीज़ों को आपको पता रहना चाहिए। देखिएगा, आप मान लीजिएगा यूपी का मैप ये है और यूपी के मैप में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा में क्या आता है, यूके, मतलब उत्तराखंड आता है। क्या लगता है? उत्तराखंड लगता है। याद हो जाएगा जी, उत्तराखंड हो जाएगा। इधर आपको पता होगा, इधर क्या लगता है बताओ? बिहार लगता है। तो ये हो जाएगा पूर्व दिशा में हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार और झारखंड हो जाएगा। इधर आप साउथ में यानी यूपी के दक्षिण में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो एमपी हो जाएगा, उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झारखंड इधर साइड में चला गया, ये हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप इधर देखेंगे यानी पश्चिमी साइड में, तो ये हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हरियाणा हो जाएगा। इधर आपका राजस्थान हो जाएगा और ये आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो इधर साइड में आपका मतलब उत्तर साइड में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपसे ये पूछा जाएगा सवाल कि यूपी के मतलब यूपी जो होता है वो यूपी की जो बाउंड्रियां हैं वो कितने राज्यों के साथ में जो है सीमा साझा करती हैं। तो राज्य खाली पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है 8। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य और ऐसे लिख दिया जाए केंद्र शासित, क्या राज्य और स्लैश करके केंद्र शासित, तब इसका जवाब हो जाएगा 9, क्योंकि 8 तो राज्य हो जाएंगे और 1 जो है वो, ठीक है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको याद रहने चाहिए। मतलब राज्य कितने टच होते हैं? 8 राज्य, और केंद्र राज्य अगर पूछा जाए तो वो 9 होते हैं। याद रखिएगा, कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी भ्रम इसमें नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, बड़ा ही जबरदस्त है और बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब ये रहा कि आपको जो है वो बताना तो भैया पड़ता है, अब बताना पड़ता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, एक सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यानी कि मैं जगह बना लेता हूं और उस जगह से ही जो है चीज़ें आपको समझाई। अब देखिएगा, मैं आपसे पूछता हूं कि यानी कि वो यूपी से कितने देश, कितने अलग जो कंट्री हैं उसकी जो है सीमा साझा होती है। तो देखिएगा, यूपी से मात्र एक देश है, वो है नेपाल। क्या है बताओ? नेपाल, यानी एकमात्र देश है जिसकी सीमा जो है वो यूपी से लगती है। तो यूपी से सिर्फ एक ही देश की सीमा लगती है। अब सवाल ये है आपके लिए कि जैसे मान लीजिएगा ये अपना यूपी का मैप है और यहाँ पर पड़ गया जी नेपाल। क्या पड़ गया? नेपाल पड़ गया।
अब नेपाल से यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं? भाई ऐसा तो यहां पर होगा, यहां होगा, यहां होगा, ऐसा ही तो है। तो कितने, उनकी संख्या कितनी है बताओ? 7 है। कितनी है? 7 है। अब आपको मैं एकदम क्रम से लिखवा रहा हूं, उनको आप याद करते जाना, यानी इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर से इधर हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले पड़ता है पीलीभीत, आप नोट करते जाएगा, देखिएगा पहला पड़ता है पीलीभीत, क्या पड़ता है? पीलीभीत। दूसरा हो जाएगा लखीमपुर खीरी, नोट करते जाएगा, ठीक है, लखीमपुर खीरी। इसके बाद में तीसरा हो जाएगा बहराइच, क्या हो जाएगा? बहराइच हो जाएगा। एंड उसके बाद में चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा श्रावस्ती, चौथा श्रावस्ती। और पांचवा हो जाएगा बलरामपुर, नोट करते जाएगा, ठीक है, बलरामपुर। छठा हो जाएगा, ठीक है, सिद्धार्थनगर, क्या हो जाएगा जी? सिद्धार्थ, नोट करते जाएगा, सिद्धार्थनगर। और सातवां हो जाएगा महाराजगंज, क्या हो जाएगा जी? महाराजगंज हो जाएगा। तो ये जितने भी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सबकी सीमा जो होती है वो नेपाल से लगती है। आपको अगर पूछ लिया जाए कि बताइएगा यूपी मैप के अंदर, आपसे पूछा जाएगा कि यूपी मैप के अंदर वो यूपी का कौन सा जिला है, पूर्वी कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है वो पूर्व से पहला, मतलब पूर्व से पहला कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है वो नेपाल से लगती है? तो पूर्व से मतलब पूर्व से ये वाला साइड है, ठीक है, तो वो है महाराजगंज। क्या है बताओ? महाराजगंज है। और पश्चिम से पूछ ले, पश्चिम से पहला पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा पीलीभीत, क्या हो जाएगा जी? पीलीभीत। और बीचों बीच में पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। तो ये सारे सवाल जो है वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन यहां पर एक सवाल और बनता है, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा, अगला सवाल है कि बुंदेलखंड, मतलब बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसमें यूपी के कितने जिले आते हैं? क्या यूपी के कितने जिले आते हैं? और दूसरा पूछा जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में एमपी के कितने जिले आते हैं? क्या एमपी के कितने जिले आते हैं? तो ये भी आपसे पूछा गया सवाल है, जरूरी है, इसलिए मैं आपको डाटा सारा लिखवा रहा हूं। देखो यूपी के जो होते हैं, यूपी के कितने होते हैं? 7। और एमपी के कितने होते हैं? 6 होते हैं। यूपी के 7 और एमपी के 6। अब आपके मन में कीड़ा होगा, सर जी 7 कौन से? भैया आपका मन है, इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप लिखते जाइएगा। देखिएगा 7 कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा झांसी, ठीक है, दूसरा हो जाएगा ललितपुर, नोट करते जाइएगा अगर नोट करना ही है तो आपको, ठीक है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा झांसी, ललितपुर, जालौन, और उसके बाद में हो जाएगा हमीरपुर, क्या हो जाएगा? हमीरपुर। और छठवां क्या हो जाएगा? छठवां हो जाएगा बांदा। और सातवां हो जाएगा चित्रकूट, क्या हो जाएगा जी? चित्रकूट। ये आपको याद रख लेना है। मतलब यूपी के वो जिले हैं 7 जिनकी सीमा जो है मतलब वो बुंदेलखंड एरिया में पड़ते हैं। तो झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। इसके बाद में एमपी के 6 हैं, अगर आप नोट करें, बिल्कुल देखो थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो भाई जरूरी है, मतलब रखना है। अगर आपको पेपर में बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है तो भाई ये सारी चीजें जो वो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एमपी के कौन कौन से बताओ? एमपी के लिख लीजिएगा। पहला हो जाएगा दतिया, दूसरा हो जाएगा दूसरा टीकमगढ़, और तीसरा कौन सा हो जाएगा बताइएगा? ठीक है, दतिया, टीकमगढ़, एक तीसरा हो जाएगा छतरपुर, 3 हो गए। इसके बाद में चौथा हो जाएगा छतर हो गया, इसके बाद में हो जाएगा पन्ना, 5वां हो जाएगा सागर, ठीक है, और 6वां हो जाएगा दमोह। ये जो है ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। 7 ऊपर करवा दिए थे, 6 मैंने अब करवा दिए। सारी चीजें आपको नोट होती जा रही हैं। देखिएगा एक बार दोबारा बता दो, यूपी का क्षेत्रफल कितना है जी? 240,928 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। बाकी आपको पता होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने पड़ते हैं, यूपी के डिस्ट्रिक्ट कितने पड़ते हैं? 7। एमपी के कितने पड़ते हैं बताओ? 6। यूपी के कौन कौन से हो जाएंगे? यूपी के हो जाएंगे झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, उसके बाद में चित्रकूट, बांदा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। इसके बाद में मध्य प्रदेश का कौन सा हो जाएगा बताओ? दतिया हो जाएगा, ठीक है। और दतिया के बाद में क्या आता है? दतिया हो जाएगा, टीकमगढ़ हो जाएगा, छतरपुर हो जाएगा, फिर पन्ना हो जाएगा, सागर हो जाएगा, दमोह हो जाएगा। ये सारी चीजें वो है जो आपको याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि यूपी के अंदर यूपी की बाउंड्री शेयर जो कितने देश से होते हैं? नेपाल से हमारे यूपी के कितने जिले टच हो रहे हैं? वो है 7। याद रख लीजिएगा 7 कौन कौन से? आपको सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सीक्वेंस से याद रखना है। पहला इधर, मतलब अगर मैं पश्चिम से ले लेता हूं तो पहला कौन सा पड़ेगा? पीलीभीत पड़ेगा। पीलीभीत के बगल में क्या होगा? पीलीभीत होगा, लखीमपुर खीरी होगा, बहराइच होगा, बलरामपुर होगा। इसके बाद में, ठीक है, बहराइच होगा, श्रावस्ती होगा, जो है बलरामपुर होगा, इसके बाद में सिद्धार्थनगर होगा, फिर महाराजगंज होगा। इस तरीके से चीजें जो है वो आपको याद करनी है, मतलब भूलना नहीं है मेरे भाई। अब देखिएगा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? ये आपसे पूछा गया सवाल है। देखिएगा
आपको मैं इस सवाल का वैल्यू आपको बताता हूं, देखिएगा सुनिए। अभी तक मतलब अब तक देखिएगा, याद रखिए अब तक यानी 2023 तक, अब तक विश्व हिंदी टोटल कितने सम्मेलन हुए? 12। भाई 12 के 12 सवाल, 12 के 12 सम्मेलन यूपीएसआई में पूछे गए थे। जो तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा। आप कहें तो मैं 12 लिखवा देता हूं, अगर आप कहें तो सिर्फ एक ही लिखवा देता हूं। देखिए आपका पेपर जो है भाई वो बहुत ज़रूरी है और उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए मैं प्रयास करता हूं, आपको 12 के 12 लिखवा देता हूं। चलिए आप जल्दी नोट करते जाइएगा। देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 के अंदर। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली। क्या ये हुआ था, सॉरी ये हुआ था भारत के अंदर। कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत के अंदर। और भारत में कहां हुआ था? ये हो जाएगा नागपुर के अंदर। कहां हो जाएगा? नागपुर के अंदर। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था जी? वो हुआ था 1976 के अंदर, और ये हुआ था पोर्ट लुइस में। कहां पर हुआ था? पोर्ट लुइस। बताइएगा पोर्ट लुइस कहां पड़ता है? ये पड़ता है मॉरिशस में। कहां पर पड़ता है जी? मॉरिशस में पड़ता है। इसके बाद में तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो हुआ था 1983 के अंदर हुआ था, और ये हुआ था भारत के अंदर, और भारत की नई दिल्ली जो राजधानी है, ठीक है, उसमें हुआ था। इसके बाद में चौथा आपसे पूछ ले जाए कि भाई चौथा कहाँ हुआ था? तो चौथा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1993 के अंदर, और चौथा हुआ था पोर्ट लुइस। लिखते जाइएगा, ठीक है, पोर्ट लुइस, और ये हुआ था मॉरिशस में। क्या हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस में होता है। ये आपको 4 के 4 याद हो गए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार और करवा देता हूँ। देखिएगा अब आपसे पूछ लिया जाएगा, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 4 हो गए। 5 में देखिएगा, 5वां कहाँ हुआ था? 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, वो जितना भी सवाल था वो मैंने करवा दिया, 4 तक करवा दिया, ठीक है। तो 5वां देखिए, 5वां 1996 के अंदर हुआ था। ये हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन में। कहाँ पर हुआ था? लिख लीजिएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। 6वां देख लीजिएगा, ठीक है, 6वां कहाँ हुआ था? तो 6वां कब हुआ था? वो हुआ था 1999 के अंदर, ठीक है। तो 6वां 1999 के अंदर हुआ था। ये हुआ था ब्रिटेन के अंदर। कहाँ पर हुआ था बताओ? ब्रिटेन के अंदर, लंदन। याद हो जाएगा। इसके बाद में 7वां नोट कर लीजिएगा। 7वां कहाँ हुआ था? ये जो 7वां हुआ था ये 2003 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था सूरी के अंदर। क्या हुआ था? सूरीनामा। कहाँ हुआ था? सूरीनामा, ठीक है। और सूरीनामा की कैपिटल क्या है जरा वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो सूरीनामा की कैपिटल क्या है? पारामारिबो। तो पारामारिबो के अंदर हुआ था ये। इसके बाद 8वां देख लीजिए भाई, जितने भी थे ना वो सबके सब आए थे, ठीक है। तो आपको जो है वो याद रख लेना है। तो 8वां जो था वो हुआ था आपका 2007 में। ये हुआ था अमेरिका। कहाँ पर हुआ था जी? ये हुआ था 8वां जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, मतलब न्यूयॉर्क। कहाँ हुआ था जी? न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था। मैं 10 करवा देता हूँ, चलो करवा देता हूँ। 8वां हो गया। 9वां देख लीजिएगा। देखो 9वां कहाँ हुआ था? 9वां 2012 में हुआ था। ये हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, मतलब जोहान्सबर्ग में। कहाँ? ठीक है, जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसके बाद में 10वां देख लीजिएगा, बस 2 रह गए, आप करते जाइएगा। 10वां जो हुआ था वो हुआ था 2012, सॉरी, ठीक है, ये 2012 में हुआ था। और इसके बाद में जो हुआ था वो हुआ था 2015 में। 10वां कहाँ हुआ था? 2015 में हुआ था। और 10वां हुआ कहाँ था मतलब एक्चुअल में? तो ये हुआ था नई दिल्ली, मतलब जो है भारत के अंदर हुआ था। भारत में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भारत में भोपाल के अंदर हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद में 11वां देख लीजिएगा, ठीक है। 11वां कब हुआ था? 11वां 2018 में हुआ था। और 11वां जो हुआ था वो हुआ था पोर्ट लुइस। कहाँ पर हो जाएगा? ठीक है, पोर्ट लुइस, ये आपका मॉरिशस में हो जाएगा। इसके बाद में 12वां हो जाएगा। देखिए 12वां अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये हुआ था 2023 के अंदर, और ये हुआ था फिजी। क्या है बताओ? ये हुआ था फिजी के अंदर। तो देखिए जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे 12 के 12 मैंने आपको करवा दिए। अब इनमें से कोई भी कुछ भी सवाल नहीं बचा है। सवाल तो हैं, बहुत ज़रूरी सवाल हैं। आप कहें तो थोड़ा सा आपका 2 मिनट और लेना चाहूँगा। ज़रूरी सवाल हैं, पेपर में आए थे, उन्हीं से मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे। तो अब ना छूटे तो भैया करवाना पड़ेगा। देखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब बना था? ये 1960 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है ये दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। आपको मैं बता दूं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से ही भाषा नामक, क्या है? भाषा नामक एक पत्रिका निकली थी।
भाषा नामक एक पत्रिका निकली थी, और वो जो पत्रिका निकली थी, प्रकाशित हुई थी, वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय से हुई थी। आपसे अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछा जाएगा, तो वो कब मनाते हैं बताइएगा। वो है आपका 21 फरवरी। क्या हो जाएगा, ये आपको उसी से संबंधित सवाल हैं जो कि आपके पेपर के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा देख लीजिएगा, ठीक है, संसदीय समिति के, वो भी जरूरी है, देखिएगा, नोट कर दीजिएगा, ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति, ठीक है। इसके हेड कौन होते हैं, संसदीय राजभाषा समिति की जो हेड होते हैं, इसके हेड वो कौन होते हैं, भारत के गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, भारत के गृह मंत्री होते हैं, याद रहेगा। इसके बाद में एक और देख लीजिएगा, कि केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति, ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति, इसके हेड कौन होते हैं, वो होते हैं पीएम। कौन होते हैं, पीएम। बस इतने सवाल बहुत हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, और उनको आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। चलिएगा, अब हम थोड़े से अगले सवाल पर मूव करते हैं। सारे सवाल आप नोट करते जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, ये वाला आपका रीजनिंग का सवाल है, जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है, और आपको जो है इसने प्रॉब्लम किया था। देखो इस तरह के सवाल को हम करते कैसे हैं, बहुत सिंपल है, आराम से आप सीख जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले ये जो कोड दे रखा है, इसमें आप पूछना है कि आपको पूछा क्या है, मतलब पूछा गया है स्नेक। क्या पूछा है, स्नेक का जो कौन सा कोड है इनमें से। देखिए, इसे करने का एक तरीका होता है, तरीका ये होता है, जैसे ये देखो कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं। तो यहाँ पर भी ये जो शब्द होता है, एक अंक के लिए एक शब्द बना होता है। तो 5 के लिए चिल्ड्रन, मतलब कोई भी हो सकता है। 3 अंक हैं तो इधर 3 शब्द हैं। 1 अंक के लिए एक शब्द होता है, 3 अंक हैं 3 शब्द हैं। बस यही आपको पहचानना है। अब आप देखिएगा, इसमें पूछा स्नेक्स कहाँ पर आ रहा है, इसमें पढ़िएगा। स्नेक्स आ रहा है, देखो स्नेक्स एक तो यहाँ पर आ गया, और एक स्नेक्स वर्ड यहाँ पर आ गया। मतलब ये 2 ऊपर और नीचे वाली लाइन में कॉमन है ना, इसका मतलब एक शब्द इन दोनों में जो है वो कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक अंक होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो कौन सा बताओ, देखो वो है आपका 6। कौन सा है वो, 6 है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्नेक्स का कोड कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इस तरह से करते हैं, बाकी डीपली और बता दूंगा। देखिएगा, स्वस्थ लाल कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, लिखने में थोड़ा सा समय जा सकता है, इसलिए मैं आपको मौखिक बता देता हूं। देखिएगा, आयरन मतलब क्या, आपको पता होगा जो एनीमिया रोग होता है, क्या होता है जी, जो आपका एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी की वजह से होता है, ठीक है। एफी मतलब आयरन, मतलब लोहा, एफी आयरन मतलब लोहा। तो एनीमिया रोग किसकी वजह से, कमी की वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है। देखिएगा, आपको पता होगा हमारे शरीर के अंदर आयरन की जरूरत किस लिए होती है, कि हमारा शरीर जो है वो विकास कर सके, ठीक है। तो हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए आयरन की जरूरत होती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आप सबको ये जानकारी तो होगी, लेकिन जो आयरन होता है, आपको पता होगा आयरन अगर हमारे बॉडी के अंदर आयरन अगर नहीं बनेगा तो उससे होगा क्या, कि हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना, वो नहीं बन पाएंगी। ये भी बात याद रखिएगा। एक और चीज देखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन जो बनता है ना, उसके लिए आयरन की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने मौखिक बोला, आप लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। लिखने में थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, इसीलिए मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला देखिएगा, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से है, ये आपको पता होगा। ये हिंदी का सवाल है। तो देखो, मैं आपको पहले हिंदी का ही समझाता हूं, उसके बाद में इस सवाल का जवाब तो आराम से आ जाएगा। देखिएगा, ये कुछ नहीं करना, आपको ऐसे में एक तरीके से बताता हूं। जैसे ये देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पूर्वी हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी हो जाएगा। अच्छा, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो इस अपभ्रंश का नाम याद रख लीजिएगा, अर्धमागधी। क्या हो जाएगा, ये सवाल पूछे गए भैया, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है वो निकली है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी कहो या पश्चिमी हिंदी कहो, राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी कहो, ये दोनों की दोनों जो निकली हैं वो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। कैसे निकली है, सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। अगर आपसे मैं पूछ लेता हूं कि लहंदा, अगर आपसे पूछ लेता हूं कि लहंदा, सिंधी और पंजाबी ये किस अपभ्रंश से, तो ये तीनों की तीनों जो है वो है पैसाची अपभ्रंश से। किससे बताओ, ये है आपका पैसाची
अपभ्रंश से निकलती हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता हूं कि जो मराठी है, मराठी किस अपभ्रंश से, ये मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि जो बिहारी है, बिहारी जो है वो किस अपभ्रंश से निकली है, तो ये है मागधी अपभ्रंश से। किससे जी? मागधी अपभ्रंश से निकली है। इसके बाद में ये पूछा है मराठी, तो मराठी किस अपभ्रंश से है? ये महाराष्ट्र अपभ्रंश से है। ठीक है, ये ऐसे ही आंसर आया था, ऐसे ही एग्जैक्टली क्वेश्चन था। तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, धीरे धीरे याद करेंगे तो याद हो जाएंगी, नहीं करेंगे तो फिर पेपर में अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो इनको याद रख लेना। ठीक है, लहंदा, सिंधी, पंजाबी, ये पैसाची अपभ्रंश से है। ठीक है, तो सौरसैनी से क्या बताओ? राजस्थानी पश्चिमी हिंदी था। पैसाची अपभ्रंश से क्या था? लहंदा, सिंधी, पंजाबी। और मागधी अपभ्रंश से क्या था? बिहारी था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करके बता दी हैं। अब देखा, आगे देखिए अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी जैसा एकदम पेपर में आता है वैसा ही जेन्युइन आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आपका समय जो है वो बर्बाद नहीं होगा। अब आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य जो कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? बताइएगा। कुचिपुड़ी, कथक, छाऊ या फिर कालबेलिया? देखिएगा, मैं आपको बताऊं, इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा कालबेलिया। आपको पता होगा कि जो कालबेलिया लोक नृत्य है, लिख देता हूं, ये जरूरी है, लिखना जरूरी है। जो जरूरी नहीं है वो मैं मौखिक बोल दूंगा। ठीक है, कालबेलिया जो लोक नृत्य है, कालबेलिया जो लोक नृत्य है वो सपेरा जाति से संबंध रखता है। कैसी जाति से? सपेरा जाति का है, सपेरा जाति का है। ठीक है, किस जाति का है ये? सपेरा जाति का। तो कालबेलिया लोक नृत्य किस जाति का है? सपेरा जाति का है। एक और चीज देखिएगा, इसके बाद में जो बाकी जो बचे हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा। कुचिपुड़ी ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका एपी का है, आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का, एकमात्र याद रखेगा। छाऊ कहाँ का? ये है झारखंड का। कहाँ पर है बताइएगा? झारखंड का। कालबेलिया कहाँ का? ये राजस्थान का है। ठीक है, ये सारी चीजें जो जरूरी थी वो मैंने आपको। अच्छा, एक सवाल देखो यही कहीं, आप मुझे बताना कि शास्त्रीय जो डांस होते हैं उनकी संख्या आपको बतानी है कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, उनकी संख्या आप बता दीजिएगा। ये सवाल जो होता है एग्जैक्ट होता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? ये आपको मुझे एग्जैक्टली जो है वो बताना है। क्या करना है? मुझे बताना है। अब आप देखिएगा, ये इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाए। देखिएगा, इमरजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आपातकाल है, आपातकाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल जो होता है वो आर्टिकल नंबर 352 से और 300 जो होता है वो 60 तक होता है। इनके बारे में 3 तरह के आपातकाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 352, दूसरा हो जाएगा 356 और तीसरा हो जाएगा 360। ठीक है जी। अब इसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? ये होना चाहिए कि 52 जो होता है, 52 ये होता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब हमारे देश में कोई भी बाह्य जो होता है ना, ठीक है, बाह्य युद्ध हो जाए। जैसे मान लीजिएगा चीन पाकिस्तान से युद्ध हो गया तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगेगा। मतलब आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाएंगे। इसके बाद 356 होता है, 356 होता है, ये होता है स्टेट इमरजेंसी। क्या बोलते हैं इसे? ये वो होता है स्टेट इमरजेंसी। और ये क्या होता है? ये होता है नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। ये होता है राजकीय आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? स्टेट इमरजेंसी होगा। अच्छा सर, स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है? पहले आप वो समझ लीजिएगा। देखिएगा, जब भी कोई राज्य, किसी भी राज्य का जो शासन होता है, अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं चलता है तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार होती है वो उस राज्य को जो होती है अपने नियंत्रण में ले लेती है और राष्ट्रपति उस राज्य में इमरजेंसी लगा देते हैं। ये मामला होता है कि कोई भी राज्य जो कि संविधान के हिसाब से ना चले, अपने अपने हिसाब से, ठीक है, कोई भी मानवाधिकार नहीं है वहां पर, सभी अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो है आपका स्टेट इमरजेंसी लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए। पता है जी? बिल्कुल अच्छी बात है। 356 हो जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 360, इसे विशेष 360 भी जरूरी है। देखो, ये होता है फाइनेंशियल, देखिए, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आपातकाल मैंने आपको बता दिए। वित्तीय काल आपातकाल अभी तक लगानी, ये दोनों जो है वो लग चुके हैं। ये आपको समझ में आ गया? कोई भी डाउट भ्रम जो है कि स्थिति नहीं रहनी चाहिए। जो चीजें मुझे, अच्छा, आर्टिकल 54 जो मैंने लिखा है वो क्या होता है? देखिए, आर्टिकल नंबर 54 में ये होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो वो आर्टिकल नंबर 54 कहता है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 370 क्या कहता है बताओ? इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 356।
और 370 क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल अनुच्छेद 280 जो होता है ये भी आपका वित्त आयोग से संबंधित है, ये आपको जो है हल्का हल्का याद रहना चाहिए। ऐसे अब देखिएगा पूर्वी हिंदी का उद्भव, ठीक है, उद्गम जो किस अपभ्रंश से हुआ है? क्या मैंने आपको ये सवाल नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था, अलग बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है रिपीट हो गया है क्या? कोई बात नहीं है। देखो पूर्वी हिंदी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो पूर्वी हिंदी है वो क्या अर्धमागधी, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला है। पैसाची अपभ्रंश क्या था? मैं आपको दोबारा लिख देता हूं, ये नया शब्द है, ठीक है। लहनदास सिंधी पंजाबी क्या है? लिख लीजिएगा, लहनदास सिंधी और पंजाबी, ठीक है, ये जो है वो पैसाची अपभ्रंश से निकली है। शौरसैनी अपभ्रंश क्या था? राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी था। और नागरी अपभ्रंश ये आप छोड़ दीजिए, काम का नहीं है, कभी आप पढ़ने देख पाएंगे नहीं। इसके बाद देखो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? पहले आप मुझे बताओ रस की संख्या कितनी है? देखिएगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 8 थी। बाद में एक को ऐड कर दिया, मतलब आप 9 भी देख पाएंगे। लेकिन पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार तो भैया 8 आपको राइट आंसर लगाना है। बाकी सामान्यतः पूछा जाए तो आप 9 वहां लगाएंगे। इसके बाद में देखिएगा स्थायी भाव बहुत जरूरी है, आपको याद होना चाहिए। रति जो होता है, रति, ये रति जो होता है वो किस रस में होता है? ये होता है रति जो होता है वो श्रृंगार रस में होता है। किसमें? श्रृंगार रस में बोलता है। और श्रृंगार रस को जो बोलते हैं वो होते हैं, इसको बोलते हैं रस राज। क्या बोलते हैं इसे? रसों का राजा बोलते हैं श्रृंगार रस को, ठीक है। या उसका स्थायी भाव हो जाएगा रति, ए तन्ना नहीं बेटे। शोक जो है, शोक मतलब करुण, ठीक है। तो जो है आपका करुण रस, तो करुण रस में क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। भय जो है वो कौन सा हो जाएगा? भयानक। और निर्वेद जो होता है वो शांत रस में आता है, ठीक है, शांत रस में आता है। तो इन सबको आपको याद रख लेना है, जो जरूरी थे वो मैंने आपको करवा दिए। देखिएगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहले आप ये समझिएगा, उसके बाद में हम अपनी बात रखेंगे। देखिएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का मतलब होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, SHRC। इसके जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? अभी बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करता है। और उस समिति की सिफारिश में कितने सदस्य होते हैं, उस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं वो आप देख लीजिएगा। देखिए उस समिति में एक तो जो होता है वो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री CM लिख देता हूं, मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद में गृह मंत्री होंगे उसमें। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके, नोट करते जाइएगा, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के विपक्षी नेता, विधानसभा के विपक्षी नेता। इसके बाद में विधान परिषद के, नोट करते जाइएगा, विधान परिषद के विपक्षी नेता। इसके अलावा पांचवा मैं यहाँ लिख देता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष, नोट करते जाइएगा, विधानसभा अध्यक्ष। और छठवां जो होता है वो होता है विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के अध्यक्ष। सब आपको समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में? मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 54 था, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिएगा, बस क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। देखिएगा दोस्त, आप भी जानते हैं कि बहुत अच्छा आपका जो रिवीजन हुआ है, किसी भी तरह का जो है अच्छे क्वेश्चन जितने थे उनको मैंने शामिल किया है। तो बिल्कुल वीडियो को यार लाइक तो बनता है, तो अपना प्यार दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए बेसिकली, तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, ग्रुप तक, आपके एग्जाम तक आपके साथ रखूंगा। और आप जैसा कहेंगे, जैसा आप चेंज चाहेंगे, आर्टिकल नंबर 368 आपको बताया था मैंने आपको कल कि कोई भी संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 368 से, तो वैसे ही मैंने चेंज कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस देखेगा, अगर ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होता तो भैया 50 और 100 क्वेश्चन भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि डिस्क्रिप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही सवाल आते हैं, तो इसलिए अब ज्यादा सवाल रखेंगे तो वीडियो 2 घंटे का भी चला जाएगा। इसके बाद में आपको अपने कोई भी इश्यू है, कोई भी राय या सुझाव देना है तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियोस के लिए, अगली नोटिफिकेशंस के लिए, अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको जरूर बताना है। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सुझाव है तो जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और देखिएगा इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 है वो हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा, शानदार जानदार क्वेश्चंस हैं। सेकंड प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तीसरे के लिए सुझावों का इंतजार है। उसके बाद जो होता है वो मैं क्वेश्चंस जो है मैं टाइप करवा लूंगा, उनकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सुझाव आएंगे
मुझे जो मेरे साथी हैं वो मुझे बता देंगे, वैसे मैं आपको प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को ऐड किया जाए। आपको इस वीडियो आपको इस वीडियो क्लास के अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, जो आपको इम्प्रेसिव, आपको जो है बड़ा अच्छा लगा, बस यार देखिएगा, मैं कहना चाहूँगा आप मेहनत करते रहें, बैक टू बैक मेहनत करते रहें, याद करते रहें चीज़ों को, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, पेपर लगाएं, तभी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगला तीसरे पार्ट में मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।